चलें, शुक्र है। अब क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। क्या जो अल बैरूनी ने कहा था या कायद आज़म साहब ने डेफिनेशन की थी कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था कि अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन मैं एक चीज छोटी सी आपको बता दूं कि आपने थोड़ा सा ना ये रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से लेक्चर है, आपने इसको जो है ना पेपर में आपने कहना है कि कायद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ठीक है, हाँ रहमतुल्लाह अलैह, मैंने यही लिखा था, इसी वजह से मेरे इतने नंबर है। आपने कहना है पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि कौन सी ऐसी चीजें थी या कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी ताकि आपको एज अ CSS एस्पायरेंट जो हमें नहीं पढ़ाएगी, जो मुझे नहीं पढ़ाएगी, इवन कि इसमें से इंटरव्यू में मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे गए तो हम कैंडिडेट्स अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसको हमने पढ़ना है। जो मर्जी आप लिख लो। अच्छा, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ की क्रॉसरोड इन द वर्ल्ड, ये भी हम आगे देखते हैं। थ्रू आउट द एजेस इट हैज बीन इन्वेडेड फ्रॉम साउथ, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन रीजन वेयर ऑल एथनिसिटी, सबसे पहले इसमें देखना है कि हमारे पास मेजर एथनिसिटीज थी। उसके बाद ये इसे अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश राइटर वो कहता है कि हाफ ऑफ इन्वेजन इसे कहा जाता है पाकिस्तान, कि जो जिसका दिल करता था, जिसका जिधर से दिल करता था वो आके इस पे इन्वेट करता था, ठीक है। वो भी अभी हम मैप के थ्रू हम इसको देखते हैं। इसके ईस्ट पे इंडिया है, वेस्ट पे ईरान है, अफगानिस्तान है, और नॉर्थ बाय चाइना, सेंट्रल एशिया बियॉन्ड द हिमालयाज। जी, एथनिसिटीज मतलब जब आप एक पर्टिकुलर रेस होती है ना, मसलन मैं कहता हूँ मैं बलोची हूँ, मैं सिंधी हूँ, या उनकी जो रेशियल एक डिफरेंशिएशन होती है, जो मसलन आप ग्रीक्स आए थे, पर्शियंस आए थे, उसके बाद अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, उसके बाद उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से आ रहे हैं, तो उनका एक मिक्स अप होता जाता था। उस वजह से देखते हैं कि पाकिस्तान में आज भी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो एट द स्टेक है। क्यों? कि पाकिस्तान एक होमोजेनियस कम्युनिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो सका, ठीक है जी। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय द अरेबियन सी इन द साउथ, इज शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है जी। ऑल दिस कल्चर एंड पीपल हैव अ रोल इन मोल्डिंग पाकिस्तान इनटू व्हाट इज टुडे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू था। ये पॉपुलस कंट्री है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ इसके बॉर्डर्स हैं जी। इंडिपेंडेंस 1947 में हुई, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है, फुटेज ऑफ हिमालयाज है, ठीक है जी। ये सारा आप जो है इसमें पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अब देखें जी, जो हिस्टोरिकली सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एरिया आपका था सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपका था ईरान, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो उस टाइम पे ग्रीक एम्पायर जो थे, ये बात कर रहे हैं हम अर्लियर टाइम की, कि जहाँ पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसके बाद वाले टाइम फ्रेम में 5 BC, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इन्वेजन हो रही है, ठीक है, यहाँ से इन्वेजन हो रही है। यहाँ पे अगर वो तुर्कमेनिस्तान और वो जो एरिया वाले लोग हैं, यहाँ से इन्वेजन हो रही है, ठीक है। और यहाँ से जो एक हमारा चाइना के साथ भी लेके जाता है, यहाँ से इन्वेजन हो रही है, ठीक है। और ये क्या था कि ये एज अ सैंडविच काम कर रहा था बिटवीन द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम पे या तो एक था कि यहाँ से वो इन्वेजन करते, यहाँ से करते, यहाँ से करते, ठीक है। इस साइड पे पूरा ये माउंटेनी हिली एरिया है, वहां से तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से इन्वेजन करते, चूंकि हम 7-11 में देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मकरान वाला साइल है, इस साइड से अरब्स आए थे। तो हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, हमारे ऊपर जो पर्शियन या ये जो ईरानियन और फारसी लोगों का, या ये जो अफगानिस्तान से मुगल आए, जितने भी आए, उनका हमारे ऊपर ज्यादा है। इसमें एतजाज हसन साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो इंडस था यहाँ पे, उसने एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर एक्ट किया इस पाकिस्तान को इस इंडिया से अलहदा करने में। वो अपने आप को इंडिया कहते हैं, लेकिन जब ग्रीक आए तो उन्होंने ओरिजिनली जो इंडिया कहा था, ड्यू टू द इंडस, उन्होंने इंडिया कहा था पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जब हम आगे अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो एक्चुअली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी या ओरिजिनेट हुई थी, वो ओरिजिनेट इस एरिया में हुई थी, ठीक है। इसने एक साइड से तो एज अ बाउंड्री आ गया, ये इसने इंडस ने एज अ बाउंड्री काम किया। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से कंटिन्यूस इन्वेजन हो रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे जैसे आगे जा रहे थे, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो एक जो एम्पर किंग था या कोई भी जो इन्वेडर था, उसको यहाँ तक पहुंचने में या इस पूरे एरिया को कंसोलिडेट करने में बड़ा टाइम लग जाता था। इसी वजह से
अलेक्जेंडर द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, डेरियस आगे नहीं जा सके। ठीक है, इस वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ने जन्म लिया। पाकिस्तान में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ने जन्म लिया। ठीक है जी, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। उसके बाद अब आप देखें कि ये हमारे पास जो आप कहते हैं सिटीज का देख रहे हैं, पूछ लेते मेरे से, देखें कितना डाइवर्स और कितना पाकिस्तान में कितनी आइडेंटिटीज जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये देखें पश्तून्स हैं, पश्तून्स यहाँ से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ठीक है, उसके बाद ये चित्रालीस, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं ये कोहिस्तानी, ब्राह्मण, पंजाबी, बलोचीज। ठीक है जी, अब यहाँ से वो ईरान के साथ उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो इसने उनके कल्चर को चेंज किया, उनके इकोनॉमिक को चेंज किया, उनके लाइफस्टाइल को चेंज किया, उनके थिंकिंग को चेंज किया। जितने भी मतलब ये वाला एरिया था, अब यहाँ पे वो बात करते हैं पख्तूनिस्तान की। ठीक है, पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, क्यों करते हैं? नहीं सर, आपने अभी जो बात की किसी का माइंड चेंज, ये मैं वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें पठान से उनकी थिंकिंग चेंज हुई जब यहाँ से इन्वेजन आई, क्योंकि उनकी होमोजेनिटी जो थी वो इसके साथ थी, अफगानिस्तान के साथ थी। ये एरिया चूंकि इसके साथ लग रहा था, यहाँ पे आप देखते ईरान वाला एरिया इसके साथ लग रहा था। यहाँ पे जो ये जो लोग थे पंजाब और ये जितने थे, इनकी अलग अलग आइडेंटिटीज थी। तो इस तरह पूरा पाकिस्तान जो था एक माफ हुआ इनटू समव्हाट कि हब ऑफ, इसे हम अगेन हब ऑफ कह सकते हैं डिफरेंट एथनिसिटीज। ठीक है, अब जब आप इंडिया की नॉर्थ इंडिया की की बात करते हैं, पूरे इंडिया को डिवाइड करते हैं, तो उनका पूरे एरिया पे लाइक पाकिस्तान जितना एरिया होगा या बांग्लादेश होगा, वहां पे सिर्फ बंगालीज हैं। बट यहाँ पे देखते हैं आपकी एक बड़ा चंक ऑफ एरिया, अगर हम कहेंगे वो बलोचिस्तान का है, वहां पे बलोची हैं, सिंधी हैं, उसके बाद पंजाबी हैं, और अगेन डिफरेंसेस जो है वो इंक्रीज होते रह जाते हैं। और एक चीज ने हमें इकट्ठा किया हुआ है, दैट इज रिलीजन। ठीक है जी, वैसे भी सर रिलीजन तो काफी देर की बाद में आया था यहाँ पे, तो असल में तो वो उनकी वही एथनिसिज्म, पुरानी रेसिस थी, वही नहीं। बिल्कुल पुरानी अभी हम नहीं निकल पा रहे, अभी भी निकल नहीं पा रहे। अभी भी जो आपकी आज की जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो आज भी पॉसिबल नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज फैक्ट्स। इस पे वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन पे, एक फॉरेन ऑथर की बुक है, उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान जो नेशनल इंटीग्रेशन है ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। वहां पे आर्ग्यूमेंट्स लेता है फ्रॉम द इंडस वैली, कि इंडस वैली ने अपनी एक यूनिकनेस लेके आई इस पूरे कॉन्टिनेंट में। फिर उसका कंपैरिजन करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ, करता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ, करता है डिफरेंट, पूरा उसको माफ किया उसने। ठीक है जी, ये आता है। उसके बाद अब अगला आता है कि हम देखेंगे कि हम स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। इस पे अराउंड 3300 BCE में स्टोन एज आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, स्टोन एज 500,000 years, द पोर्टफार प्लेटो। पोर्टफार प्लेटो कौन सा है, किसी कोई आइडिया है? ये जो आपका कलर कार और इस साइड वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है जी, पोर्टफार प्लेटो इन नॉर्थर्न पंजाब इज साइट ऑफ ओल्डेस्ट रेमिनेंट ऑफ स्टोन एज। ठीक है, these individuals did not live in established groups, utilize crude stone tools. ठीक है, later discoveries revealed how these people gradually improved their stone tools. कि वहां पे जो अर्लीस्ट रेमिनेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन है वो यहाँ पे मिलते हैं हमारे पास, जो कि हमें एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि हाउ दे यूज्ड टू लिव। उनके पास टूल्स कौन से थे, वो कम्युनिटीज में रह रहे थे या किस तरह रह रहे थे। ठीक है जी, उसके बाद आता है बैंक ऑफ स्वान, देयर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वर डिस्कवर्ड, टूल्स वर प्रिमिटिव बाय टुडेज स्टैंडर्ड। ये सारी उसकी जो आपकी हैं खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो अगला आता है, these late stone age people subsisted on fish, animal, fruits, vegetable they could not find growing wild because they lacked a fully established form of। अब मैंने पहले दिन जो आपको पढ़ाया था लेक्चर, ठीक है, अब आप उसको इसके साथ रिलेट करें कि हमारे पास पहले जो एक इंडिविजुअल आया, जो हमारे पास सिविलाइजेशन स्टार्ट, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्टोन टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे वो गन्स, जम्स एंड स्टील में कहता है कि किस तरह गन्स ने, जम्स ने और स्टील ने पूरी दुनिया को रीशेप किया। उसने जो आप देखते हैं कुछ आपके पास लोग हैं या कुछ कंट्रीज हैं वो ज्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ कम एडवांस्ड हैं। उन पे जो इक्विपमेंट या एडवांस या डेवलपमेंट ऑफ टूल्स थी वो उस दूसरे हिस्से की निस्बत पहले हो चुकी थी।
जो यूरोप था उसने अपनी नेवल पावर को पहले स्ट्रॉन्ग कर लिया था, उसने कॉलोनियलिज्म का जो पावर है, मसलन वहां पे वो एक बैटल ऑफ स्पेनिश की न्यूजीलैंड के एक आइलैंड उस बुक में बताता है, वो कहता है कि 183 सोल्जर्स थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 और समवट इससे भी ज्यादा लोग थे उनको कंकर किया था, आउट पावर किया था, जस्ट बिकॉज उनके पास हॉर्सेस थे, उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस जो थी वो कर ली थी। तो हमारे पास जो सिविलाइजेशन के पहले जो सीड्स हैं वो हम देखते हैं स्टोन एज से आते हैं, हमारी जो सिविलाइजेशन है। उसके बाद उनमें हाईली बर्निश पॉटरी थी, पॉलिश स्टोन टूल से, मड वॉल्स थी, रबल स्टोन फाउंडेशन, ये आप इसकी डिटेल जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि आप उसको सेम कंपैरिजन करता है इजिप्शियन एरा, ठीक है। अब जब आप दूसरी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन देखते हैं, वो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की, जो कि इराक में थी। वहां पे एक रिवर था, रिवर नाइल के जैसे जैसे आप उसके साथ देखते हैं तो डिफरेंट सिविलाइजेशन ने वहां पे जन्म लिया। हमारी जो सिविलाइजेशन इंडस वैली वाली सिविलाइजेशन है उसने इंडस के अराउंड लिया। वो कहता है कि वहां पे जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन प्रोसीड कर रही थी, जो परसिस्ट कर रही थी, उसके पास एग्रीकल्चरल जो परस्यूट थे वो मोर कॉमन थे। अब पहला डिफरेंस उस कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट में ये आ गया कि वहां पे हम अभी स्टिल वी वर लिविंग इन द स्टोन एज एंड दे वर एट अ वेरी एडवांस लेवल, ठीक है। उसके बाद by 6000 BC society had progressed sufficiently for humans to have burial sites, rudimentary pottery and tamed animals। अच्छा, जब आप देखें ये 600 आ गया, 400 आ गया, ये हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्राइस्ट की बर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। ये नहीं कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, कि अपने जो एरा है उसके करीब आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिल्स बिगन टू, यहां से आप देखें अगला हमारे पास जो एक मेन इवेंट आता है वो देखें। अब इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी ने आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट की तरफ जाना स्टार्ट किया, कि उन्होंने बरियल साइट्स बनाना स्टार्ट कर दी, उसके बाद रूडिमेंट्री पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दी, एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करना स्टार्ट कर दी। अब अगला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन का। ये खत्म होते हैं जब बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं, आई गेस इनका मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बट 3.3 मिलियन ईयर समथिंग, मैं कल इस पे पढ़ा था, 3.3 मिलियन समथिंग वहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब आप इतने 100 साल जो है, अब ये वाले हैं आप कितनी 2100 हो गए, 2100 प्लस 3300 इसको जमा कर लें, आपके पास टोटल एरा बन जाएगा आज से स्टोन एज कितना दूर था। 3300 वो 2100 ये टोटल आप जो है इसको ऐड ऑन करके आप उसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगला हमारे पास 4 तो बीसी से स्टोन एज का डिस्टेंस हुआ है ना, या मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे एरा से लेकर अगर वहां तक आपने काउंट करना है 2100 प्लस ये इसको जितने ईयर्स हैं उसको आप ऐड ऑन कर ले, वो टोटल आपके साथ बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लश प्लेन्स ऑफ सिंध एंड लोअर पंजाब वेयर दे डेवलप अ सॉर्ट ऑफ अर्बन कल्चर नोन एज कोट सिविलाइजेशन। अब पहले क्या हुआ, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, स्टोन टूल्स की तरफ से उनके पास एग्रीकल्चर नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन किया उन्होंने। एग्रीकल्चर के बाद मूव ऑन करने के बाद अब उन्होंने अगला फिनोमेना क्या स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन। इसी वजह से हम देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे वहां का सिविल सिस्टम स्टिल इट हैज बीन कोटेड इन द वेरियस एकेडमिक रिसर्च, ठीक है जी। वहां पे जो सारी पोट्री बर्तन वो इस तरह गोल करके नहीं बनाते, वो बर्तन है इसकी बात करते हैं ना। हर कॉन्टिनेंट की आपने स्टोन एज को पढ़ना है, सर मुझे इसी में इशू है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं। ये देखें पूरा एरिया हमारे पास, ये ए पॉइंट ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन आएगी, यहाँ पे सिविलाइजेशन आएगी, इसकी भी स्टोन एज आएगी, ठीक है। फिर ब्रोंज एज आएगी, इस तरह ये चलती रहेगी। इस पर्टिकुलर के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो अब ये हो सकता है कि उस टाइम पे ये ज्यादा डेवलप कर जाए और ये कम डेवलप कर जाए। फर्स्ट जो थी वो अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल। मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ कि ऑब्जर्व के स्टोन एज जो है ना, उन्होंने एक टाइम लाइन बनाई, ठीक है। ये ए पीरियड है, ये है आपके पास बी पीरियड, ठीक है। यहाँ तक हम कहते हैं स्टोन एज है, ये ब्रोंज एज है,
उसके बाद इंडस्ट्रियल और जो किया, ठीक। उसने कहा कि ये जो 4 एरियाज हैं यहाँ से यहाँ तक यूरोप यहाँ पे जल्दी मतलब पहले स्टोन एज तो पहले गुजर गया। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, जो एक मिनट लेट मी कंप्लीट दिस, उसके बाद में उसने कहा कि ये जो ए बी और सी हमारे पास 4 जो साइट्स हैं इन पे हमने देखना है। उसने कहा कि ये स्टोन एज है पर्टिकुलर एरा, यहाँ पे यूरोप जो था इसने ये पहले कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो जैसे हमने अभी इजिप्टियन के साथ उसका कंपैरिजन किया, ठीक है, यहाँ टाइम फ्रेम सबके लिए सेम है। हो सकता है कि आज हमने वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर पाकिस्तान ने एक्वायर ही नहीं की जितनी यूएस में है, बट वो टाइम फ्रेम गुजर चुका है। लाइक 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी को हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड कहते हैं, वो सारा गुजर चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने स्टिल उस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई। अब जैसे आप रशिया की बात करते हैं, जब कैपिटलिज्म वहां पे आया या कम्युनिज्म आया, रशिया उस टाइम पे एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसने वो स्टैंडर्ड्स अचीव ही नहीं किए हुए थे, ठीक है। तो जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है उसको यूरोप कहा जाता है, जो जहां तक मैंने इसको पढ़ा, ठीक है जी। सिविलाइजेशन में इसी में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए सिविलाइजेशन अगर हम स्टडी करें ना, माहिर इंसानियत वो कहते हैं सबसे पहले जो मतलब इंसान की मतलब सर आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा में मिली है इस अभी तक ये फाइंड हुआ है। और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है ना वो अभी मोहनजोदड़ो है। जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब मोहनजोदड़ो वो पहले सिविलाइज थे, यूरोप को तो बाद में आके कहीं। अच्छा, आप ना सिविलाइजेशन की ना डेफिनेशन पढ़िए। सिविलाइजेशन एक ओवरऑल अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स होता है कि उन्होंने अपने सोशल सिस्टम को डेवलप कर लिया है, उन्होंने रहने सहने मसलन उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया है, ये सारी चीजें ये डेवलप हो गए एक सिविलाइजेशन बन गई। आपसे क्या है, ठीक है। लेकिन मोहनजोदड़ो की जब बात करें तो वहां पे इतनी पुरानी तहजीब है और वहां पे मतलब ये सड़कों का गलियों का कॉन्सेप्ट था, नदी नालों का कॉन्सेप्ट था। मैंने तो ये नहीं कहा कि ये तो है उसमें, मैं मान रहा हूँ उसको, पुरानी है, मैं मान रहा हूँ उसको। मैं तो स्टोन एज बताइए, उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ कि लगा इस तरीके से क्या है। आप इस दफा एक दफा सुन लें जी। हाँ लगा दो, लगा दो। इसमें बच्चों को फिर इनको बता दें कि इनके क्वेश्चन जोन 1 और उसका एंड पे आप एड्रेस करें। एंड पे गौर, मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। आवाज सबको कम आ रही है, मुझे ही आ रही है। गिव मी सम टाइम, ठीक है जी। अब आता है कि अब हमारे पास स्टोन एज से एक प्रॉपर हमने देखा कि वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने मॉडर्न टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन उससे पहले जो दूसरी सिविलाइजेशन थी वो उस तरफ पहले ही शिफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3000 BC में सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि सब कॉन्टिनेंट नहीं कहा, ये हमने पर्टिकुलर एरिया जो है उसको डिमार्क कर दिया कि जो इंडस के साथ जो था एरिया, उसमें एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई व्हिच टुक इट्स नेम फ्रॉम द पावरफुल इंडस रिवर, ठीक है जी। आफ्टर वन ऑफ इट्स टू मेन साइट्स इट्स नोन एज इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है जी। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में वेल नोन मैग्निफिसेंट एग्जांपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच एनकम्पास्ड ओवर 100 सिटीज, कि वहां पे जो स्टोन एज के एंड पे एक अर्बनाइजेशन का हमारे पास फिनोमेना स्टार्ट हुआ था, उसने अपनी पीक को टच किया इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब भी आप एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं वो क्या होता है कि इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंडिविजुअल इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनका एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप जाके पूरे एक विलेज में स्टार्ट होता है, फिर उनकी फूड डिफरेंट जितने भी मोड ऑफ एक्वायरिंग फूड और सोशल जो उनके इंटरेक्शंस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो पूरा एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो, ये जो इंडस वैली या मोहनजोदाड़ो जो सिटीज थी, यहाँ पे हमने देखा कि वहां से स्टोन एज से एक शिफ्ट आया टुवर्ड्स प्रॉपर सिविलाइजेशन, कि उन्होंने अपने आप को एक न्यू वेज फॉस्टर किए जिसमें उन्होंने सिटीज बनाई, जिसमें उन्होंने सिवरेज सिस्टम लेके आए, वहां से रिलीजन का रोल ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने जब एग्रीकल्चर को देखा, एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फसल उगाई, उसके बाद बारिश आ गई, वो फसल तबाह हो गई, उन्होंने कहा कि इट वाज गॉड ऑफ रेन, ये गॉड ऑफ रेन है, सो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू पे सम सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू प्लीज द गॉड ऑफ रेन। मीनवाइल इसी तरह उनका जो बरियल है, जो भी जितनी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उस जो आपकी सिविलाइजेशन है उसमें बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। इन कंप्लीटली लार्ज स्प्रेड, इट वाज 160 किलोमीटर वाइड एंड स्पैन फ्रॉम द अरेबियन सी टू इंडस रिवर, ठीक है। ये देखें
ये हमारे पास जनाब इंडस जी नजर नहीं आ रहा इंडस रिवर, ठीक है जी। ये इंडस रिवर में जितनी ये सिविलाइजेशन है उसके अराउंड बनती है वो, उसको हम इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। ये इसकी मेन कुछ उस टाइम पे मोहनजोदाड़ो था, कोट खिजी था, गाजी शाह था, बालाकोट था, ये पूरे इस एरिया में उस टाइम पे में सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुई, ठीक है जी। उसके बाद हड़प्पा लाइक इसमें मेन दो ही सिटीज थी, गामरी वाजा, ये आप पढ़ लीजिएगा, अ मैसिव बिल्डिंग मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट पीसेस, ठीक है जी। मॉइस्चर एनेबल एयर सर्कुलेशन, द एंटायर स्ट्रक्चर वाज एलिवेटेड अबव ग्राउंड लेवल, कि उस ग्राउंड लेवल से उनके देखें डबल स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट टाइम पे जब आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पे अगर आपने किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उनकी डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी। उनकी जो एवैक्यूएट करने के लिए स्मोक था उसके लिए उन्होंने चिमनीज बनाई हुई थी वहां पे। उसके बाद उनकी जो बरियल्स थी उनको वो बरी करते थे, इसी वजह से हम कहते हैं कि उससे पहले बरियल वाला सिस्टम ही कोई नहीं था, उससे पहले सिविलाइजेशन मौजूद थी, लेकिन हमें उस टाइम पे पता चला कि जब उन्होंने उसको बरी किया, आज हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो आज के दौर में उनका जो हमें स्केलेटन मिला, फिर उस स्केलेटन का कार्बन जो एक एनालिसिस है वो हमने किया, उसके बाद हमें हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास आके मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड स्टोरेज सिस्टम उन्होंने बनाया, लार्ज इनफ उसके, क्योंकि चूंकि वो अर्बनाइजेशन की तरफ आ गए थे, अर्बनाइजेशन के लिए उन्हें फूड स्टोरेज की जरूरत थी, तो उन्होंने एक स्टोरेज सिस्टम जो बीज होता उसको भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट नोन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज मोहनजोदाड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ये 1921 में एक ट्रेन के लिए कोई रास्ता बना रहे थे, उस टाइम पे एक आर्कियोलॉजिस्ट था ब्रिटिश, उसने इसको डिस्कवर किया था पहली दफा, ठीक है जी। ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है, ये ब्लर इस वजह से हो गई हैं पिक्चर्स क्योंकि इसमें मैंने इतनी अच्छी नहीं होती थी। हाँ, ये मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टोन एज वर्क, हम एक पर्टिकुलर इस एरिया की बात करें, इस एरिया में किस तरह डेवलपमेंट हुई। उसके बाद हमने एक पीक देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें अर्बनाइजेशन, उसके बाद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में उन्होंने मैक्सिमम तक अपने आप को फ्लरिश किया। तो यहाँ पे वो कहता है कि कुछ इसके फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कंप्लीटली स्टिल हिस्टोरियंस डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ व्हाई जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन है वैनिश फ्रॉम द, जो कि मुझे अर्बनाइजेशन में क्या हुआ कि हमने देखा उन्होंने मूवमेंट की टुवर्ड्स द मेन सिटीज की डेवलपमेंट पे बात की, उनकी जो एग्रीकल्चरल बेस थी वो वीक होती गई, उनके पास जो प्रोडक्शन थी वो उस लेवल की नहीं थी। इसमें अगेन एक बुक है, कौन सी, इंडस वैली के नाम से है, एक मेरे पास पड़ी है, उसका ओवरव्यू पड़ा है, अगर किसी ने पढ़ना हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उसमें बताता है कि उन्होंने बिल्कुल बैनिश कर दिया जो अपने एग्रीकल्चर सिस्टम थे, उनकी जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई बिटवीन एलीट्स एंड समवन जो उनके लोअर जो स्टाफ था, कि उन्होंने ये क्या करते थे, काम करते थे, काम करने के बाद कम स्टोरेज होती थी और मैक्सिमम जो आउटपुट था वो लेके जाते थे ये जो अपर लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें जो मिल गया है डिवाइन राइट, कि हमें मिल गया। अब देखिए कुछ चीजें स्टिल उस टाइम पे भी कॉमन थी और अभी भी कॉमन है, इसके बाद तो हमें तो बात ही, ठीक है। उन्होंने कहा कि डिवाइन राइट हमारे पास मिल गया है, हम यहाँ पे आपके लिए गॉड से, हम इंटरल्यूकेटर की एक बात करते थे, गॉड बिटवीन गॉड एंड अस, गॉड एंड यू, वी आर द इंटरल्यूकेटर्स, तो हमारा ये राइट बनता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज आया कि इंडस ने अपना जो है वो, जी अच्छा यार ये इंडस वैली कंप्लीट करना है, उसके बाद आप पढ़िए। सर आवाज नहीं आ रही, किसी को आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है? नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही।
बेटा अजान हो रही है, वेट करें। सर 10 मिनट की नमाज ब्रेक दे दें फिर। अच्छा आप लोग 10 मिनट की फिर ब्रेक लेने नमाज की, फौरन पढ़ के आ जाए नमाज। शाबाश। ओके थैंक यू सर। ये लिख देते ना, ये वक्त भी कट जाए। वो आप लिख लीजिए अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद आता है कि ठीक है, चलें इस पे फोकस करेंगे। अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसने उस पूरी बेस को तबाह कर दिया उसमें। उसके बाद अगला जो प्रोसेस आया कि जो अगला मेन एट्रीब्यूट इसमें किया जाता है, जो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिसने खत्म किया, वो था क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ कि इंडस ने, क्योंकि उनकी बेस जो थी वो एग्रीकल्चर थी, जब इंडस ने अपना रुख मोड़ा या क्लाइमेट जो वेदर पैटर्न्स थे वो चेंज हुए, उसकी वजह से उनकी बेस खत्म हो गई। प्लस मैसिव फ्लड्स आए। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे, एक इंडिया की है, उसमें वो बताते हैं किस तरह पूरा फ्लड उसको तबाह कर देता है। फिर उसके बाद सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर जो थी उसने एक अदर फैक्टर प्ले किया कि आज भी आज के दौर में भी अगर हम देखते हैं, प्रेसिंग इशू दो ही है हमारे पास, क्लाइमेट है और वाटर है। वाटर की स्कैर्सिटी जो है, ये दो बर्निंग और प्रेसिंग इशू है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर हुई, उसके उनके पास प्रॉपर कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि वो आज के दौर में तो हम सैलिनाइज वाटर को ठीक कर लेते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, बट वहां पे उनके पास नहीं था। तो उस वजह से उनको जो पीने का पानी था वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था। डिफरेंट डिजीजेस आई, उन डिजीजेस ने आहिस्ता आहिस्ता उनको, इसी वजह से जो आप आर्कियोलॉजिकली देखते हैं तो इतने वो लोग थे तो हमें डेड बहुत कम मिलते हैं, उनकी बरियल बॉडीज बहुत कम मिलती हैं। या हमें पर्टिकुलरली क्या वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी कि वहां पे 100 या 200 लोग थे, या हमें, मुझे तो नहीं लगता कि लाइक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे या जितनी आर्कियोलॉजिकल एक साइट बता रहे थे कि मैक्सिमम 40 to 50 उनके पास होंगी वो उनके स्केलेटन्स। लेकिन आप लाइक कितने बाकी जला नहीं दिया, बरियल था ना उनमें, तो वो किधर गए? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रीवलेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स। मतलब कि कंस्ट्रक्शंस की वो भी कहते हैं कि जो डिस्कवर हुई है वो उल्टी नहीं है। ठीक है, फ्लड्स की वजह से तो कोई सरफेस का उलट नहीं ना सकती। अर्थक्वेक्स की वजह से तो हो सकता है ना। मैं कह रहा हूं जल्दी नहीं। हाँ जी, मतलब क्लाइमेट चेंज में वो फैक्टर आ जाता है। अच्छा जी, आगे आता है प्रीवलेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, जो मैंने आपको बता दिया। एंड देन अगेन आर्कियोलॉजिस्ट को सवाल है इसमें, इब्न खल्दून की एक थ्योरी है, वो कहता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एक सिविलाइजेशन उसको ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। प्रेवलेंस जब ऑफ ओरिजिनेट होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें असाबिया का कॉन्सेप्ट देता है। वो असाबिया जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप को असिमिलेट करता है, उसको बाउंड टुगेदर करता है। जब वो बाउंड हो जाता है, उसके बाउंड के बाद क्या होता है कि उसमें जो हर उसका एस्पेक्ट है, हर स्फेयर है, वो फ्लरिश जो होने की पीक है उसको टच कर लेता है। फिर उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता डिके होना स्टार्ट हो जाता है, इसे कहता है वो एक सिविलाइजेशनल साइकिल है। तो ये साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया था। आज आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका का जो डाउनफॉल है वो भी उस थ्योरी के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सर यहाँ ये तक हमारा हो लास्ट चुका है इंडस वैली। इसके बाद अगला इवेंट आवाज हमारे पास आर्यंस। आप लोग नमाज पढ़ लें, 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद जो है ठीक 7:09 हो गए हैं, 7:20 पे हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है जी। यार गौर इमरान को कहना है एक गिलास पानी। अस्सलाम वालेकुम सर। दो काम करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन सर्च ऑफ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन पे बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है। देन इसका रिव्यू पढ़ लीजिएगा, द लॉस्ट रिवर और द ट्रेल समथिंग, इसका नाम है आगे। हमने ये फाइल इधर पड़ी है, द ट्रेल समथिंग है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। द लास्ट मुगल किंग भी है एक, विलियम डलल लैम्पोर, इस तरह उसका नाम है। उसके बाद उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी एक बुक लिखी है। खैर ये आपको एज अ 3 रेफरेंस जो है, ये बुक कभी लाइफ में मौका मिले तो लाजमी पढ़िएगा, द इंडस सागा, ठीक है जी। अब अगला हमारे हेलो सर, हेलो सर, सर
Am I audible, sir? Civilization जो थी, ये जो लोग रह रहे थे वो टोटली उन्होंने एक डेवलप किया, उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने डिफरेंट चीजें डेवलप की और उसके बाद उन्होंने पीक देखी, फिर वो डिक्लाइन की तरफ गए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरी सिविलाइजेशन और दूसरी साइड पे फ्लरिश कर रही थी, जिनमें एक साइड पे आपका ग्रीक एम्पायर था, दूसरी साइड पे पर्शियन एम्पायर था, वहां से इन्वेजन स्टार्ट होगी। और गेस व्हाट, इन्वेजन कहां से स्टार्ट हुई? जो कि पाकिस्तान का एरिया था, ठीक है। तो द इंडिजिनस रेसेस वर सबड्यूड एंड द आर्यंस वर एबल टू पुश देम फर्दर इनटू साउथ इंडिया, ठीक है जी। ये जो आर्यंस हैं, इंडो यूरोपियन इनको कहा जाता है। सर ये मैं इसके बारे में पढ़ रहा था काफी, इसके बारे में तो कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं कि ये कहां से है। ठीक है, इनमें जो एक थ्योरी है वो कहते हैं कि जो ईरान वाले हैं, ईरान वाली साइड पे जो एम्पायर था उस टाइम पे वहां से आए। दूसरी थ्योरी है यहाँ पे उस टाइम पे ग्रीक एम्पायर था, वहां से आए, ठीक है। अभी भी जो आज आप देखते हैं जो अपनी रेशियल सुपीरियरिटी को बताते हैं वो आर्यन की वजह से बताते हैं। अब ये वाला जो इवेंट है, इंसेप्शन ऑफ हिंदुइज्म या आर्यन जो है, ये आप देखेंगे ऑल टुगेदर इसने टोटली चेंज कर दिया सब कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट पैराडाइम्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, सोशल सिस्टम को। ईच एंड एवरीथिंग वाज 360 हॉरिजॉन्टली चेंज्ड बाय द इंसेप्शन ऑफ आर्यंस। हिंदुइज्म अ रिलीजन, जो कि अभी हम आगे देखते हैं, began to emerge about the same period, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ हमने देखा था कि उन्होंने क्या हुआ कि मॉडर्न टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, एग्रीकल्चर सिस्टम जो था वो डेवलप हो चुका था, अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी, ठीक है। जो कुछ रेमनेंट्स जिसके मैंने अभी आपको बताया कि वो किधर गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको आके सबड्यू किया आर्यंस ने, ठीक है जी। वो आते हैं उनमें रीजन टुडे पाकिस्तान डेवलप सिटीज एंड सेंट्रल एशिया टू सब कॉन्टिनेंट as the riches of which service the caravans traveling on the route from Persia to northern India. उसके बाद Hindus elevated another culture and architecture through trade and conquest of Central and Persia. Hinduism seems to absorb certain characteristics from people it had helped to exterminate in its early stages. ठीक है जी, तो बोल ये आ गया। उसके बाद ये अब क्या हुआ कि जब आर्यंस यहाँ पे आए, आर्यंस ने क्या किया कि कुछ लोग जो थे यहाँ पे, इनको द्राविड़ कहा जाता है, लोकल द्राविड़, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। द्राविड़ क्या थे कि वो यहाँ पे लोकली रह रहे थे। अब आर्यंस जो थे वो क्या हुए कि वो बाहर से आए। जब वो बाहर से आए तो उन्होंने क्या करना था, अपने आप को जो अपना जो एक पावर थी उसको प्रलॉन्ग करना था। तो उन्होंने कहा कि वी आर द सुपीरियर्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज हमारी जो फिजिक है या हमारे पास जो एक डिवाइन राइट है उसकी वजह से हम इन द्राविड्स पे जो है वो सुपीरियर है। तो उन्होंने इन द्राविड्स को इन कास्ट में लेके आया, उन्होंने इसको एक रिलीजियस लेजिटिमेसी की जो बात थी वो प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा कि हम भाई ये बात बता दिए वेस्ट शूदर्स और दलित्स जो है ये द्राविड्स हैं, ठीक है, द्राविड़ हैं, ये आउटकास्टेड हैं, ये इस लायक ही नहीं है कि जो वहां पे ये थे नेटिव्स, ठीक है। अब नेटिव्स को उन्होंने साइड लाइन किस तरह किया? थ्रू रिलीजन। अब क्या हुआ कि अब इन्हें करने की जरूरत थी ट्रेड भी उस टाइम पे यूज होता था बुल, ठीक है। ये एतजाज हसन अपनी बुक में कमेंट कहते हैं, वो कहते हैं उनको बुल की जरूरत होती थी लेकिन वहां पे उसको एज अ मीट यूज किया जाता रहा। तो उन्होंने क्या किया कि रिलीजियसली उस पे एक डिग्री लगा दी कि जो काऊ है वो हमारी माता है। तो वहां से उन्होंने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जस्ट टू अपने आप को क्या कहते हैं कि पावरफुल रहने के लिए। अब कोई लोग इसको अब यहां से इनकी वो सुन लेते थे, फिर इन्होंने अपने दरमियान एक अलायंस बना लिया, ठीक है, कि कोई जो कश्यरी था वो ब्राह्मण नहीं बन सकता था, ब्राह्मण जो था वो कश्यरी नहीं बन सकता था, वॉरियर्स एंड रूलर्स जो थे वो आपस में उनका कंसोलिडेशन हो गया। इस तरह सोसाइटी में एक डिवीजन स्टार्ट हो गई, सोसाइटी में डिस्पैरिटीज आना स्टार्ट हो गई। एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉर्थ इंडिया से उस टाइम पे एक्सपेक्टुएट कर रहे थे मॉडर्न टूल्स, जिनमें आपका ब्रॉन्ज था, उसके बाद सिल्वर था, उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स भी यहाँ से पर्शिया से उसके आना स्टार्ट होगी। फिर उसके सुन के नीचे जो एक लोहे का लगाते हैं उस टाइम पे लगा के उन्होंने मैदानी इलाके में उसको रहने के लिए काबिल बनाया। लेकिन
दूसरी साइड पे ये फिनोमेना आ जाता है, यहाँ से हिंदुइज्म जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिकली उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज थे अपने हाथों में रखना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से आपको एक झलक नजर आएगी कैपिटलिज्म की, ठीक है जी। इट टुक आर्यंस almost another 1000 years to expand as Bengal and South and maybe various they were also renowned for their। अच्छा, वहां पे जब ये आर्यंस आए तो आर्यंस ने अपने साथ एक मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लेके आए। इन्हें क्या था कि इन्हें ट्रेड करनी थी, इन्हें न्यू रूट्स ढूंढने थे, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो थी वो डेवलप होना स्टार्ट कर दी। अब हम देखें स्टोन एज से चले हैं, इंडस वैली में हमने एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन की बात की है। आर्यंस आए हैं, आर्यंस आके उन्होंने एक न्यू जो शिफ्ट है, टिल्ट है सोसाइटी को दी है। उसके बाद वो इतने डेवलप थे कि उस टाइम पे जो ह्यूमन आई का ऑपरेशन था वो कर लेते थे, ठीक है। ये ट्रेडिशन शिफ्ट हुई टुवर्ड्स मुस्लिम्स कि उसके बाद अरब्स की तरफ ये जहाज एंड प्लैनेट्स अरब लेटर बिल्ड ऑन स्कॉलरली ट्रेडिशन लेफ्ट बाय द हिंदूज, इन पर्टिकुलर हिंदू कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए टोटली नीड बेस्ड है, नेसेसिटी ब्रीड्स द इन्वेंशन, इस तरह का एक है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज आ रही है सर की? हेलो। द्राविड्स थे जो लोकल्स थे, उनमें इश्यूज हैं, उनकी काफी लाइफ ज्यादा जो थी वो इश्यूज हैं मिजरेबल थी, दे ऑनलाइन वर इन क्लासेस रियली वालों इन अ में। बैड शेप, ठीक है जी। मसला ये है वो कि कोई सारी एड्रेस चीजें करना स्टार्ट भी नहीं होनी चाह रहे हैं ना, होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ये ना आर्यन से, क्वेश्चन आंसर का ठीक है, सेशन होता है। सर द्राविड़ी थे, ये सुप्रीम थे। उसके बाद ये कहते हैं फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, ये फ्रॉम द साउथ इंडिया। किस तरह जो है वो एक पूरी आज हम देखते हैं कि ये रेशियल इंटेग्रिटी थी। कुछ तो बिल्कुल अलग रहे, ठीक है। फिर क्या हो गया, इंटर मैरिजेस होना स्टार्ट हो गई, अरब्स आए, उस अरब्स के नतीजे में पूरा हमारे पास ये देखिए 3000 BC थे, उस टाइम पे एक नया कल्चर हमारे पास उभर के सामने आया। वो अभी आगे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब उस टाइम पे भी देखें जो आइडियोलॉजीज है ना वो न्यू नेम लेती हैं, लेकिन जो फिनोमिनाज हैं वो हिस्ट्री में उसी तरह से प्रेजेंट हैं। आप पहले दिन देखें, पहले दिन जो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनके दरमियान जो इश्यू बोन ऑफ कंटेंशन है वो सेम है जो आज भी है, ठीक है। क्या हुआ कि हिंदू कास्ट सिस्टम था, हिंदू आर इन प्रोटेक्ट देयर न्यूली एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस, जिसे हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम आज के दौर में जो एक प्रोलेटेरिएट, एक वो क्या कहते हैं उसको, बॉर्जियस कहते हैं, जो अपर क्लास है उनकी। हाँ, अच्छा आप लोगों ने पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट, एक अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है, कोई एक और के अलावा बोले नहीं है आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ाया ना, चलो आएगा, ठीक है। वो जो क्लास थी, ये देखें क्लास डिवीजन उस टाइम पे भी मौजूद थी, गौर, ठीक है, कि वहां पे उनकी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा थी कि स्टिल दे वर persistent there, prevalent there, ठीक है जी। That two groups never mingled genetically. Caste system was devised which not only prevented non-Aryans from mixing with Aryan but also separated the many classes within Aryan population। कि जब वो मार्क्स कहता है कि सोसाइटी में क्या होता है, ये जो अपर क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये क्या करती है कि बेस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जब ये इनका होल्ड आ जाता है तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस है वो सारा चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये वही फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो इसके नतीजे में देखें कम्युनिज्म कैसे आता है, ठीक है। कश्तरीज रूल्ड, ये कश्तरीज थे, उसके बाद वैश्य, थर्ड कास्ट, शूदर्स, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा सर ये जो अच्छा इसके नतीजे, एक मिनट, अब इसका जो कम्युनिज्म है, जो एंटीथेसिस है वो आया था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने क्या कहा, बुद्धा ने देखा कि ये जो पूरे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, इनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है, इनके कानों में शीशा डाल दिया जाता है, ये पूरे इनको एक बिल्कुल 2 स्टेट विद इन अ स्टेट, सोसाइटी विद इन अ सोसाइटी, डिफरेंट लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसने कहा कि सब लोग इक्वल हैं, कोई बंदा भी जो है किसी पे सुपीरियर नहीं है। तो ये कम्युनिज्म की सूरत में वहां पे आया। तो उसने क्योंकि एड्रेस किया द वॉइस ऑफ द लोस्ट पीपल, ठीक है जी। अच्छा बाद में नोट करते रहो। उसने कोई मदद का किया भी नहीं किया।
हाँ, उसने इक्वालिटी की बात की सिंपली। इसमें तो उसमें कोटेशन भी थी ना, उसमें नोबडी इज इंफीरियर, नोबडी इज सुपीरियर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो हमारे ऊपर जो हमारी डिफरेंट हिस्ट्री से हमें बताया जाता है कि हम मुगल्स हैं, हमारा टर्किश ओरिजिन है, या हमारा पर्शियन ओरिजिन है, या हमारा कोई और ओरिजिन है, तो वो उसका 5th सेंचुरी में क्या होता है कि आपका पूरा जो एम्पायर है, ग्रीक्स और पर्शियन एम्पायर्स थे, वो वहां पे डेवलप हो चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया द नियर बाय एरियाज, ठीक है। फिर 6th सेंचुरी में एरिया कंप्राइजिंग पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान हैड बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट्स, ठीक है जी। उसमें गंधारा था, मादरा था। गंधारा स्ट्रेच फ्रॉम काबुल वैली टू टेक्सला। These states were faced with rapid growth and development of mighty Persian empires on its western border, ठीक है। साइरस द ग्रेट, फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर, क्रॉस खैबर पास कहाँ पे भला? पेशावर, मतलब अफगानिस्तान वाली पट्टी में, ठीक है जी। इट वाज अंटिल द रेन ऑफ पर्शियन एम्पायर, जो डेरस था, ये सारा उस टाइम पे आर्समेनिड एम्पायर था। उसके बाद ये एक होलिस्टिक से, ये इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद करें, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद अनदर इन्वेजन जो होती है वो 327 BC में होती है, दिस टाइम ग्रीक्स। हाँ, ये अगला बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना। उससे पहले ये हुई है आपकी, ये ईरान वाली साइड से, ये पूरा एम्पायर था, ये साइड से। अब वहां पे क्या, ये ऊपर उस टाइम पे मैसिडोनिया एक एरिया था जहाँ पे फिलिप द ग्रेट, और ये उस टाइम पे ये प्लेटो और सोक्रेटिस, और ये सोक्रेटिस और एरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पेलोपोनेसियन वॉर के बाद ये पर्शियन एम्पायर उस टाइम पे, यूरोप वाली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर बाद में एस्टेब्लिश हुआ। ये ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इस साइड पे। उसके बाद ये नीचे आपका इस साइड पे ये पर्शियन एम्पायर था, और यहाँ पे ग्रीक एम्पायर। ये पहले इन्वेजन हुई है, साइरस द ग्रेट और डेरियस आया, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स इम्प्रेस छोड़े, लेकिन वो यहाँ से इंडस से आगे बिल्कुल नहीं जा सका, ठीक है जी। उसके बाद वहां से ग्रीक्स एम्परर आया, ग्रीक्स अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये बेटा था फिलिप II का। उस टाइम पे एथेंस और स्पार्टा था, उनकी आपस में वॉर्स डिफरेंट चल रही थी, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई गेस ही वाज 17 years old when he took the reign of his army, ठीक है। वन ऑफ द फिनोमिनल कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इसको कहा जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन ऑन अर्थ दैट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। उसने पर्शियन एम्पायर, बट दे वर आल्सो पुशिंग टुवर्ड पर्शियन एम्पायर को, सबसे पहले उन्होंने वहां पे जो मौजूद था उसको कंकर किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, पंजाब एंड अफगानिस्तान की तरफ आए, ठीक है। इसकी जो फेमस एक बैटल है बिटवीन जेलम एंड ब्यास रिवर पे हुई थी विद किंग राजा पोरस। डिफरेंट छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज थी, इतनी कोई फर्स्ट हैंड आप देखते हैं कि एक सिंगल किंगडम अभी तक नहीं बना हमारे पास। इतना ज्यादा डिवाइडेड था, इतनी ज्यादा डिफरेंसेस थे कि उस वजह से पूरी कंसोलिडेशन इनटू वन सिंगल एंटिटी वाज नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है जी। उसके बाद देयर वर सेवरल सोर्सेज दैट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इवन बिफोर द ग्रीक्स आर्मी अराइव्ड, द किंग ऑफ टेक्सला। कुछ किंग्स जो थे वो उसके साथ चलते गए। ये मैसिडोन था उस टाइम पे। ये आप ना वर्ल्ड मैप को देखिए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। वर्ल्ड मैप को माइंड में रखेंगे, उस टाइम पे आपको समझ आएगी। ये मैंने वर्ल्ड मैप की आपको एक भेजी थी सिर्फ इसी वजह से, जब अब आपकी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ में रिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। However, Alexander now believed that conquest of region was easy. उसने अपना इस तरफ आना स्टार्ट कर दिया। ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया था, some of the smaller state bravely fought, उन्होंने porous used war elephants, ठीक है। जो ये थी जी अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस की एक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये जेलम पे बैठी हुई थी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसके पास आर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पोरस जो था उसके पास एलिफेंट्स थे। जब उनका आमना सामना हुआ, व्हेन दे कन्फ्रंटेड ईच अदर, इनिशियली क्या हुआ कि पोरस की जो आर्मी थी उसको उस पे फतह हासिल होना स्टार्ट होती। दे स्टार्टेड टू पुश द अलेक्जेंडर बैक।
अलेक्जेंडर जो था वो सिवियरली इंजर्ड हो गया अकॉर्डिंग टू वेरियस, और कहते हैं कि उस टाइम पे उसने ऑलमोस्ट जो उसके सोल्जर्स थे वो पीछे की तरफ रिट्रीट करना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट स्किल्स उसने हाथियों पे, जो कोई उसके पास एक टूल था उसके थ्रू उन पे भेजा, कुछ बमबारी वगैरह की, वो हाथी जो थे उन्होंने बैक फायर किया ऑन द देयर मिलिट्री। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पोरस जो है वो हार गया, उसकी जो आर्मी थी वो सरेंडर करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेन इवेंट स्टार्ट होता है कि जब पोरस को, ये भी मेरे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि पोरस को जब प्रेजेंट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूछा कि व्हाट शुड, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, कि हाउ शुड आई ट्रीट यू। देन ही रिप्लाइड, वो जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ही रिप्लाइड कि ट्रीट मी एज अ किंग, कि डोंट ट्रीट मी लाइक अ प्रिजनर। तो वहां पे क्या हुआ कि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतना अच्छा उसका जवाब लगा, उसने उसको स्पेयर कर दिया, उसको छोड़ दिया, जितनी भी रेस्ट ऑफ द किंगडम्स थी उनको उसके हवाले कर दिया। वहां से उसने डिफरेंट जो फ्लीट्स थे, नेवल फ्लीट्स थे, उसको वहां से उसको बनवाया वहां से और मूव कर गया टुवर्ड बेबीलोन, ठीक है। और 323 में नहीं 323 में उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सम इंसिडेंट्स। इसके अलावा एक और जो नोटेबल इसको कन्फ्रंटेशन मिली थी, वो एक मुल्तान के नजदीक एक था, कबीला था, उसने इतना ज्यादा किया, मालावाज एक ट्राइब था, उसने इतना ज्यादा उनको कन्फ्रंट किया, बिल्कुल नॉमिनल जो थी वो उनकी तादाद थी, उन्होंने इतना ज्यादा उसको तंग किया कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो वाज अबाउट टू डाई। तो आप देखिए कि कितना मतलब ब्रेव, कितनी इनकी एक वो क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस या स्ट्रिक्टनेस ऑफ कैरेक्टर थी यहाँ के लोगों में। दे वर वेरी प्राउड ऑफ दिस themselves, how they fought, they didn't even care about कि how much they are in the numbers, ठीक है, उन्होंने कन्फ्रंट किया। दैट इज वाई जो पूरा आपका हमारा सब कॉन्टिनेंट है आज भी, इवन टुडे द पीपल आर स्टिल हैविंग द innate qualities of those times, ठीक है जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और मेनली मेल्ड, उसके नतीजे में क्या हुआ कि उस ट्राइब को उन्होंने पूरे ट्राइब को किल कर दिया, ठीक है जी। इस बैटल का आपने नाम याद रखना है, बैटल ऑफ आइडसा पीस, ठीक है, अलेक्जेंडर क्रॉसिंग ऑफ, ये इसका आइडस पीस, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया तो उसके बाद एक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने इसको हेल्प आउट किया अलेक्जेंडर द ग्रेट को टू मूव टू कंसोलिडेट टू सबड्यू ऑल द अदर लिटिल स्टेट्स। सब लोग साथ हैं ना मेरे, बड़े ब्लैंक फेस नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मैं थका नहीं, मैं वैसे आहिस्ता हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा ना हो तो इतना ज्यादा कैसे कवर होगा। ऐसा होना चाहिए जिस तरह ह्यूमन हो बस, आप मान लें पीछे चले जाओ, आगे चले जाओ। हाँ? सर मेरे ख्याल में बच्चों को ज्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती, तो आप जरा उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना बायलिंगुअल रखूं, कम। अब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिन वर्ड्स को इंग्लिश में एक्सप्लेन, मैं ढूंढ रहा होता हूँ माइंड में कि अच्छा इसके लिए उर्दू का वर्ड कौन सा है, ठीक है। सही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये रीडिंग है ना, रीडिंग कर करके ना वो उर्दू से इतना दूर हो चुके हैं हम कि बड़ी ये वो बात है उसकी कि वो चीजें सारी, अच्छा वर्ड ही नहीं मिलता, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये ग्रीक्स वाला हो गया। उसके बाद मौर्य साहब आते हैं, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका आज भी आप फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया में उसका इन्फ्लुएंस मौजूद है, ठीक है जी। जब ये जाता है आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट बेबीलोन की तरफ जाता है, उसके बाद ये अपना जो हैंड ओवर कर जाता है पीछे किंगडम जो है डिफरेंट पोरस को दे के जाता है, डिफरेंट ग्रीक्स जो सोल्जर हैं उनको छोड़ के जाता है। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी जो, जी वो बेबीलोन में जाके 327 में आई गेस मर जाता है, ठीक है जी। उसको हाँ जी, उसकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम, उन्होंने अपना एक किंगडम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। उसमें अलेक्जेंडर एंड हिज फोर्सेस कास्ट आउट ऑफ इंडस बिफोर द ग्रीक्स डिक्लाइन टू प्रोसीड एनी फर्दर।
उसने पोरस को डिपोज किया, ग्रीक्स को एक्सपेल किया एंड अपनी जो पावर है उसको एक्सपेंड किया फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन almost the subcontinent was consolidated under one rule, जिसे हम कहते हैं मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी इसका बेटा जो था, ये सारा देखें जी आपके पास मौर्यन एम्पायर है सारा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ये वाला जो एरिया है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इंडिया वो स्टिल अनकंकर्ड था। उस पे मौर्यन एम्पायर जो था उसको कंसोलिडेशन करना पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है जी। द ग्रीक्स वर 3-5 में टू रिक्लेम द अशोकास एंड बल्ब ऑफ 3 साइंस। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था वो इतना खातिर खा अच्छा किंग ना साबित हो सका, लेकिन अशोका के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्टिल अभी तक फील किए जाते हैं। ठीक है जी। इसने अपने किंगडम्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। टैक्सिला वाज डेजिग्नेटेड एज कैपिटल ऑफ न्यू प्रोविंस एंड नॉर्थर्न पाकिस्तान। ठीक है जी। और ये था आपका मौर्यन एम्पायर जो कि स्प्रेड कर रहा था एक साइड से पर्शियन एम्पायर से लेकर यहाँ पे सीलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम। ठीक है जी। तीसरा उसने इसको डिवाइड किया होगा, मुझे एक है वो आपको बता देता हूँ जी, बाकी दो मैं आपको देख के बता दूँ, मैं माजरत करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा नॉर्थर्न पाकिस्तान, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त सन डिड नॉट मेक, जैसे मैंने आपको बताया अशोका को स्टिल समझा जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और फॉलोइंग अशोका हुआ जस्ट थर्ड, अशोका के बाद अगेन इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, इतना नॉमिनल इसमें जो रूल है वो नहीं था। गुप्ता इन्वेजन उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा इसमें जो एक मेन जो जिसने अपनी हिस्ट्री में जिसको नाम याद किया जाता है, जिसे सब कॉन्टिनेंट का मैकियावेली कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को मैकियावेली ने स्टेट के हवाले से एक बड़ी कमाल की फिलॉसफी दी थी। स्टिल उसको एज जैसे आप कहते हैं बाइबल के तौर पे समझा जाता है। बाय द फॉरेन पॉलिसी जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो मैकियावेली ने दिया था। लेकिन उससे कई 100 साल पहले कौटिल्य चाणक्य था जिसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसने कहा था कि जो मटेरियल वेल बीइंग है, जो इकोनॉमी ऑफ अ सर्टेन कंट्री है, दैट इज द सुप्रीम थिंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द किंग इज टू सिक्योर द मटेरियल वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। उसने पहली दफा वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। उसने मटेरियल वेल बीइंग इज सुप्रीम अटेनमेंट ऑफ ऑल अदर गोल्स। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन स्टेट्स आर रिलेशन ऑफ वॉर। Enemy of the enemy is your friend. Your neighbor is your ultimate enemy. The expansion of your state is your prime goal. You can use whatever the tool is at your disposal to expand your state into the other countries. कि अपने आप को आप पूरी दुनिया में या अपने कंकर करने के लिए कोई भी टूल, no moral obligation, no legal obligation, whatever it is, that is state. ये उस टाइम पे आपकी फिलॉसफी दी थी कौटिल्य चाणक्य ने, जिसको आज भी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जो अगेंस्ट जो कि इन्वेजन करता है, जो उसने इंसर्कलमेंट की पॉलिसी अपनाई हुई है, वो सारी वहां से फॉस्टर करती है। ठीक है जी। गुप्ता के एम्पायर में नहीं है ये, गुप्ता का एम्पायर उसके बाद आया था। उससे पहले ये एक कौटिल्य चाणक्य की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, बड़ा फेमस राइटर था, इसने अर्थशास्त्र रखी थी, वो मैं आपको मौर्य और गुप्ता का जो उसका एडवाइजर था वो था कौटिल्य चाणक्य। ठीक है जी। फिर उसने कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन द जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? इज द साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड एंड रिसोर्सेज। स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म, कि हमने उस दिन बात की थी, स्टेट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहली दफा उसको उसने विजुअलाइज किया कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की कुछ नीड्स होती हैं। उस नीड्स में उसने बताया कि उसकी जो बेसिक नीड है वो है एक्सपेंशनिज्म। उस एक्सपेंशनिज्म के लिए उसको पॉलिसी, उसने कहा था कि ये एक व्हील वाली फिलॉसफी दी थी उसने। ठीक है। उसने कहा था कि ये जो सब मौर्य है, ये किंग है, ये सेंटर है, यहाँ पे जितने भी हैं वो इसकी अल्टीमेट एनिमीज है, और इसके बाद जो है ये जो है इसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो क्या करना चाहिए? किंग को इस तरह अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। चाणक्य ने ये भी इसकी कोट है कि उसने ये भी कहा था कि अपने दुश्मन के हमसाये को अपना दोस्त रखो। तो इस काम का इंडिया कर रहा है काम। ठीक है।
इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वहाँ पे, हालांकि ये बेसिकली ये तो हमारा हेरिटेज है ना, पटेलिया चेंके ने जो कहा कि वो अलग बात है कि हम उसको क्लेम ना करें या हम उस पर अपना जो ऑनरशिप है वो ना लें जस्ट बिकॉज ऑफ सम बायसेस. He played a pivotal role in it is still being taught in Cambridge and some other universities. ठीक है. उसके बाद it is वो जो सुन्स TZU एक है टू ली की बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, उससे बड़ा मास्टरपीस इसको कंसिडर किया जाता है. ठीक है जी. However, since the beginning of 21st century, इसको इतना हिंदुआत राइटिस्ट पार्टी जो है coming to the power, there is a change in approach of the South Bloc. कि राइटिस्ट पार्टी जो है वो स्टिल इसको यूज करते ही है. ठीक है जी. उसके बाद आता है आपका गुप्ता अंपायर आता है. गुप्ता इन्वेजन अबाउट 200 BC आफ्टर द मौर्यन एम्पायर. गुप्ता इन्वेजन आती हैं, बैक्टीरियंस आती हैं, ग्रीक कंकर्स बिफोर देम. ठीक है. ग्रीक्स वर पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी वर अनेबल टू एडवांस इनटू सेंट्रल इंडिया एंड वर लिमिटेड टू अलेक्जेंडर्स आर्मी व्हिच हैड विथड्रॉन टू अफगानिस्तान आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य. वो मैंने आपको पहले स्टार्ट में रीजन बता दिए हैं क्यों नहीं इन्वेट कर पाते थे, डिफरेंट रीजन थी. ठीक है जी. उसके बाद पेशावर है, खैबर पास एंड स्मॉल एरिया सक्सीडेड इन टेकिंग ओवर द रीजन. ठीक है जी. उसके बाद ये छोटी छोटी और डिफरेंट किंगडम्स बनते रहे. कंधारम 8 था. ठीक है जी. उसके बाद मंदिर कैपिटल वाज लेटर मूव. ये साकस था, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपको स्लाइड दे दूंगा. उसके बाद ये छोटी छोटी और डायनेस्टीज थी. क्वेश्चंस वर द नेम गिवन टू द न्यू ट्राइब बाय एडी. ये अब ये जितनी थी ये इस साइड पे थी, जो नीचे हमने एरिया देखा है ये हिमालयाज वाली साइड पे, जो नीचे नॉर्थ इंडिया वाली साइड पे है. ठीक है जी. उसमें क्वेश्चन से नेम गिवन टू न्यू ट्राइब बाय 170 दे हैड एस्टैब्लिश्ड टेक्सला एज कैपिटल. वो इस साइड पे मूव किया उन्होंने. ठीक है जी. उसके बाद ग्रेट इन्वेजन वाज लेड बाय व्हाइट हंस. अ पावरफुल आर्मी इन हंस एंड द सबसीक्वेंट जोन्स आर क्लोजली कनेक्टेड. ये आपने पढ़ना हो, अगर डिटेल में आपका इंटरेस्ट हो तो आप सिंपली इसको गूगल कर लीजिएगा और बड़ी बड़ी अच्छी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी, ये पढ़ लीजिएगा. ठीक है जी. एंड विद दिस जो हमारा एक जो मेन इवेंट से ये भी वाइड आर्म्स रिवर इंडस वंस अगेन सर्व्ड एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन किंगडम. के रिवर इंडस जो है इट वाज ऑलवेज बीन अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द किंगडम्स. ठीक है जी. Best known account of this period is that of ये Ayun Tang, a Chinese traveler who published detail. उसके बाद visited Gandhara and other issues. आप देखें जी, हम चलते हैं पहली अपनी स्लाइड पे. कर सकते हैं इस हिस्ट्री को. जो आपके पहले 2 लेक्चर्स है ना, ये आपकी ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में या सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक डेवलपमेंट का नाम है कि वहाँ पे एक्चुअली मैंने मतलब कोशिश की है कि जितने मेन जो थे उनको कवर कर सकूं. अर्बन ग्रोइंग पढ़ लिया, मेन सिटीज थी याद. उसके बाद आयरन की वो लिखना स्टार्ट हो गए. ठीक है. डिस्ट्रॉयड बाय क्लाइमेट, इन्वेजन ऑफ नॉन इंडस पीपल. इनको हमने क्या नाम दिया? आर्यन का नाम दिया. ठीक है. उसके बाद हमारे पास मेजर इवेंट आया आर्यन माइग्रेशन का. ठीक है. माइग्रेशन हुई, ट्राइब्स आए, इंडो यूरोपियन ओरिजिन थी, ओरल रिलीजियस था, ये भी हमने पढ़ लिया. ठीक है. उसके बाद ब्राह्मणिज्म को मैंने आपको बता दिया. उसके बाद मैंने आपको बुद्धिज्म का बता दिया. इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, पोरस का बताया किस तरह वो आया, कौन सी बैटल फेमस थी. उसके बाद मौर्यन एम्पायर बताया मैंने आपको. ठीक है जी. उसके बाद डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ संस्कृत कल्चर, ये इतना हमारा रेलेवेंट नहीं है. इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ये क्वेश्चन और साफ से एंड पे आपको बता दिया. अब उसके बाद हम इसमें मैं बताऊंगा आपको 711 से ऑनवर्ड, जिसमें हम सूफीज का रोल देखेंगे, मुस्लिम आइडेंटिटी का रोल देखेंगे और किस तरह जो है आपका मुगल एम्पायर बना. ये आपका रेलिवेंट है भी और नहीं भी है.
क्योंकि आप बिकॉज इफ यू डोंट नो कि हाउ इट स्टार्टेड, हाउ यू कैन डिफाइन द एंड, वन हैज टू नो द बिगिनिंग। तो लेकिन मैं वही पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ी ही है जी जी इसको हमने इतना इन डेप्थ जाके स्टडी नहीं करना सिर्फ हाँ जी, ये इनफ है जितना मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको कर लेते हैं, हाँ जी, मैं आपको रीडिंग, अगर मजीद आपने पढ़ना हुआ इसकी, आप जो है वो रीडिंग्स भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, मैं आप शेयर अभी हो जाएगा आपके साथ। ठीक है जी। और अब ये नाम बोली जाती है इंडिया में बोली जाती है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा प्यारा सा थैंक यू बनाया था मैंने, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू पीपल। ठीक है जी, और आई होप कि कोई थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना प्यारा मैंने इसको बनाया है। तो ये भी शेयर कीजिए। माशाल्लाह आप जैसा प्रोफेसर साहब एक क्वेश्चन है मेरा। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आई हो। तो बस आपको छोटी सी असाइनमेंट देनी है, लेकिन आपसे मुझे बड़ा प्यार है, इस वजह से मैं आपको खाली आता हूँ फैमिली बेसिस का। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा बताते हैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आर्यन के बारे में हमने बताया ना, तो जो लिखने वाले लिखते हैं कि ये मतलब सर असाइनमेंट काइंडली व्हाट्सएप कीजिएगा फिर। इस सकते हैं कि ये जर्मनी वगैरह से आए थे, क्योंकि जर्मनी में वो ब्लड वगैरह थे, वो आर्यंस कहते थे जर्मन जर्मनी। वैसे भी ईरान से भी कुछ लोग कहते हैं, कई कहाँ से कहते हैं। मैंने ये दो रेफरेंस ये तो सेम से जर्मनी का नहीं, जर्मनी का आपने मैंने नहीं यूरोप कहा। का यूरोप का वो तो पता नहीं कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ सकता है। यूरोप की सर आवाज आ रही है सर? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, एक ये कि नहीं 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 आपने जो 2-3 बुक्स बताई थी वो थोड़ा सर बता मैं दें। लूंगा सर। आपने ये क्या हो? सर आवाज आ रही है सर? सर आपको आवाज ही नहीं आ Pertaining to रही the है, क्या evolution बोल of civilization in the subcontinent, सर वो मेरे कान में हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। सर असाइनमेंट काइंडली व्हाट्सएप कीजिएगा फिर। ग्रुप में सेंड कर दे, मैं ईच एंड एवरी वन को रिप्लाई कर। ठीक है जी, ये आ गया। आवाज आ रही है? हेलो हाँ 15 है। एक मिनट, प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है सर? ये इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करें नहीं जी, रिकॉर्डिंग को पॉज करें। एक दफा आप उनको बच्चों को कह दें Excuse me, sir, जी आवाज जी, आ रही है? क्वेश्चन मैं सबके लूंगा।